हेलो एस्पिरेंट्स। एम सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में मैं अभिषेक कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो हमने स्टार्ट किया है एक पॉलिटी का लेक्चर सीरीज, जिसमें मैंने पहला लेक्चर अभी बता दिया है आपको, जो है बेसिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान का मूल। अब हम आज पढ़ेंगे उसके आगे का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। देखिए, क्योंकि एग्जाम में कई बार ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से प्रश्न आ चुके हैं, क्वेश्चंस हैज बीन आस्क्ड इन द प्रीवियस एग्जाम्स, तो उन्हीं को देखते हुए हम उन सारे टॉपिक्स, जितने भी रेगुलेटिंग एक्ट हो गए, जितने भी चार्टर एक्ट्स हो गए, जो भी आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स हो गए, वो सारे पढ़ेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है तो बहुत सारे एक्ट, लेकिन हमको सारे नहीं पढ़ना है। जो इम्पोर्टेंट है अभी क्रैश कोर्स के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, तो वैसे ही मैं समझाऊंगा आपको। हमारा जो सबसे आज का टॉपिक है वो होगा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। देखिए, इसको जानने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं, थोड़ा सा इतिहास जानते हैं। देखिए, यहाँ पे पॉलिटी में क्यों पढ़ना है ये मैं थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा, क्योंकि इतिहास में तो इसे पढ़ना ही है। पर पॉलिटी में क्यों कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ना है, उसके बारे में मैं थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा। पर पहले आप ये जानते हैं थोड़ा सा इसका हिस्ट्री, ताकि आपको समझने में आसान हो कि हमने जो एक्ट्स बनाए हैं वो एक्ट्स के नाम क्यों पड़े, क्या कारण थे, ये सारी चीज़ें। ठीक है, बहुत शॉर्ट में, बहुत क्रिस्प में बताने जा रहा हूँ, तो एकदम कहानी की तरह सुनिएगा। देखिए, सबसे पहले शुरुआत होती है 15वीं शताब्दी यानी 15th सेंचुरी में। टाइम पीरियड था 1498। हमारा प्यारा भारत, इसका दक्षिण में एक प्लेस था कलिकट। ठीक है, कलिकट, जिसे आज हम कोझिकोड के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे केप ऑफ गुड होप, से एक व्यक्ति भारत में सी रूट के माध्यम से यानी समुद्री रास्ते से पहुंचा। ऐसे जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि 15वीं शताब्दी में जो लैंड ट्रेड होता था, यानी जमीन के माध्यम से व्यापार होता था यूरोप में, यहाँ यूरोप है, ठीक है, यूरोप और भारत के मध्य वो होता था किसके माध्यम से? लैंड के माध्यम से। इधर से ऐसे अफगानिस्तान वगैरह होते हुए, फिर आपका अरेबियन कंट्रीज होते हुए जो ट्रेडर्स होते थे वो इंडिया से ट्रेड करते थे। पर क्या हुआ कि ऑटोमन तुर्क्स के आने के बाद से यहाँ पे टैक्सेस लिया जाने लगा, तो लैंड ट्रेड इनको महंगा पड़ने लगा। तो ये लोग ने अल्टरनेट यानी वैकल्पिक रास्ते की खोज का शुरुआत किया। तो पुर्तगाल और स्पेन दो देश थे जो बार बार खोजना चाहते थे। ठीक है, क्योंकि भारत शुरू से सोने की चिड़िया रहा है, और भारत में बहुत सारे मसाले, बहुत सारे आभूषण वगैरह सब मिलते थे। तो यहाँ से ट्रेड बहुत अच्छा होता था और बहुत लाभकारी यानी प्रॉफिटेबल होता था। तो क्या हुआ कि यहाँ से पुर्तगाल और स्पेन ने डिसाइड किया कि हम इंडिया की खोज में चलते हैं। तो पोर्तुगीज ट्रेडर, ठीक है, जिसका नाम था वास्को डिगामा, ये पहुंचा 1498 में इंडिया, कलिकट में। यहाँ का राजा था उस टाइम पे जमोरिन। ठीक है, इसके बाद की कहानी आपको पता ही है कि यहाँ से पहुंचा, फिर यहाँ से इसने बहुत सारा व्यापार किया, बहुत पैसा अर्जित किया, घर गया। तो इसको देखते हुए यूरोपियन कंट्रीज को लगा कि भाई यहाँ से तो ट्रेड करना बहुत आसान है, बहुत पैसा भी है, तो क्यों ना हम सब यहाँ ट्रेड करें। तो धीरे धीरे समय बीतता गया और टाइम आया 1600 यानी 17वीं शताब्दी, 17th सेंचुरी। ठीक है, ये टाइम आया जब हमारे प्यारे भारत पे एक औपनिवेशिक सत्ता, जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, ये आई। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी? 1600 में।
किसके थ्रू बनी? रॉयल चार्टर। किसने दिया था? ये दिया था क्वीन ने। क्वीन एलिजाबेथ थी उस समय। क्वीन ने एक रॉयल चार्टर दिया। अब इसमें चार्टर का मतलब क्या होता है? तो देखिए, चार्टर का बेसिक मतलब होता है कि ऐसा एग्रीमेंट या ऐसी संधि जो कि किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए आपको कुछ पावर्स दे। ठीक है, तो ये इसमें क्या चीजें याद रखनी चाहिए आपको? स्पेसिफिक टाइम होता है। ठीक है, तो जो सबसे पहला चार्टर था ना, ये था 200 सालों के लिए, 200 ईयर्स। ठीक है, तो 200 सालों के लिए था, स्पेसिफिक टाइम मिल गया। दूसरा, ये एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट टू प्रोवाइड सर्टेन पावर्स। तो यहां पे क्या दिया गया? यहां पे दिया गया मोनोपोली। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी यानी EIC, इसको मिला ट्रेड मोनोपोली। देखिए, ट्रेड मोनोपोली मतलब ये ऐसा नहीं था कि दूसरे देशों के व्यापारी नहीं आ सकते थे। ब्रिटेन में, ब्रिटेन की कोई और कंपनी इंडिया के साथ ट्रेड नहीं कर सकती थी, ये चार्टर में लिखा हुआ था। यानी एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं तो मान लेते हैं कल को कोई एक्स कंपनी है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलती है कि सिर्फ ये एक्स कंपनी ही अफ्रीका में या ऑस्ट्रेलिया में, कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, अफ्रीका में ले लेते हैं, अफ्रीका में जाके ट्रेड करेगी। ठीक है, तो उसके अलावा और कोई भी ट्रेड नहीं करेगी, चाहे वो एक्स के अलावा YZ हो, ABC हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ एक्स को ये पावर दे रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि वही अफ्रीका में जाके इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट करेगी एज अ ट्रेड पार्टनर। तो वही सेम चीज हुआ कि ब्रिटिश कंपनी ने, ब्रिटिश क्राउन ने क्या किया, एक 2-3 मर्चेंट्स के ग्रुप को मैच किया, मर्ज किया, एक बनाया और उससे बनाया ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे ट्रेड मोनोपोली दिया अपने देश में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चार्टर मतलब होता है कि कोई भी एग्रीमेंट जिसके माध्यम से कुछ पावर दी जाती होंगी स्पेसिफिक टाइम के लिए। ठीक है, कुछ टाइम मेंशन होगा कि हाँ इतना समय सीमा है, तय होता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि इनको ट्रेड मोनोपोली मिला, ये भारत में आए, भारत में व्यापार चालू किया, धीरे धीरे इनको देखने को मिला कि क्या है, भारत में एकजुटता नहीं है, लोग सारे राजवाड़े जो है ना वो अलग अलग हैं, आपस में झगड़ते रहते हैं। तो इनको दिखा फूट डालो शासन करो, आसानी से हो सकता है। ठीक है, डिवाइड एंड रूल का कॉन्सेप्ट इन्होंने अपनाया और बहुत सारी पॉलिसीज बनाई, जैसे सब्सिडरी अलायंस, जिसे हम सहायक संधि कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा हड़प नीति हो गया, बहुत सारी ऐसी नीतियां बनाई, पॉलिसीज बनाई, जिसके माध्यम से इन्होंने, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पावर को बढ़ाना स्टार्ट किया भारत में। तो ये समय दिखेगा आपको अगला इंपॉर्टेंट, ये था 1757 एंड 1764, बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर। इन दो युद्ध के बाद क्या हुआ कि इन दोनों युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी, इनको मिला दीवानी राइट, यानी टैक्स प्लस मिलिट्री, यानी एक्सटर्नल एग्रेशन से बचाओ, मतलब बाहरी दबाव, अगर बाहर से कोई देश आक्रमण करता है उससे बचाओ, और दूसरा टैक्स कलेक्शन का पावर। जैसे आज भी देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा टैक्स कलेक्शन है और आर्म्ड फोर्सेस किसके अधीन होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन। तो जिसके पास ये दो पावर है वो ऑटोमेटिक अथॉरिटी यानी सत्ताधारी हो जाती है। ठीक है, हाई पावर हो जाता है उनके पास। तो वही काम हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया ज़्यादा सत्ता, ज़्यादा शक्तियाँ यानी पावर्स। तो अब इस पावर्स को यूज करने के लिए क्या वो गवर्न करना पड़ेगा, शासन करना पड़ेगा। तो इसके लिए पहली बार रॉबर्ट क्लाइव को बनाया गया गवर्नर ऑफ बंगाल। तो मान लीजिए आपसे कभी क्वेश्चन पूछे कि पहले गवर्नर ऑफ बंगाल कौन थे, तो वो थे रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है,
तो ये रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर ऑफ बंगाल थे ना, तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नहीं थे, वो आगे हम पढ़ेंगे। तो पहले गवर्नर ऑफ बंगाल थे रॉबर्ट क्लाइव, ये याद रखिएगा आप लोग। फिर क्या हुआ कि इसके बाद कुछ समय तक ऐसे चलता रहा, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ करप्शन का दौर, भ्रष्टाचार का दौर। तो ये टाइम आप देखिए 1764 से लेके 1773 तक, ठीक है, ये साल तक बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ। कैसे होता था बताता हूँ। मान लीजिए कि टैक्स कलेक्शन का पावर दिया गया है गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉयज़ को। तो जो इंडिया में है वो कलेक्ट करेंगे, तो इनको बेसिकली कलेक्ट करके कहाँ जमा करना होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के हेडक्वार्टर में। पर ये लोग क्या करते थे कि ये लोग क्या ब्राइब के माध्यम से, ठीक है, यानी घूस वूस के माध्यम से, गिफ्ट के माध्यम से अपने पास जमा कर लेते थे, ठीक है, और बाकी पैसा क्या होता था व्यापारियों को दे देते थे। ठीक है, चलो मान लेते 500 रुपये कर देना है, तो 500 की जगह तुम 200 मुझे दो, 300 तुम रखो। तो उससे 200 किसका फ़ायदा हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉय का। 300 का फ़ायदा किसका हो गया, व्यापारी का, जिसको टैक्स देना था। पर क्या ईस्ट इंडिया कंपनी के हेडक्वार्टर को फ़ायदा हुआ, नहीं हुआ ना। तो यहाँ से भ्रष्टाचार चालू हुआ, यानी एम्प्लॉयज़ जो इंडिया में थे वो तो अमीर होते चले गए, पर ईस्ट इंडिया कंपनी को पैसा नहीं मिल रहा था। इससे बचाव के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर वो पहुंचा किसके पास, वो पहुंचा क्वीन के पास, रानी के पास। और रानी ने बोला कि गो टू पार्लियामेंट, संसद के पास जाइए, संसद आपके लिए रूल बना के देगी। तो संसद ने क्या किया, संसद ने पहला रूल बनाया, सबसे पहला बना था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, देखिए रेगुलेटिंग एक्ट नाम क्यों पड़ा, रेगुलेशन मतलब क्या, किसी को कंट्रोल करना, नियंत्रण करना। ठीक, मतलब उसको कंट्रोल, जैसे आपने क्या देखा, गैस स्टोव में रेगुलेटर होता है ना, तो रेगुलेटर क्या करता है, जो सिम होता है, मतलब आंच होती है, उसको कम ज़्यादा करता है। तो वैसे ही कंट्रोल करना था करप्शन को। तो करप्शन को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया एक्ट, उसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, इसमें क्या क्या किया गया, तो अब जैसे मान लीजिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, किसी को कंट्रोल करना होता है तो किसी एक को पावर देनी होती है। ठीक है, अपने घर में ही देख लीजिए, मान लीजिए कि देखने को मिल रहा है कि बच्चे लोग बहुत बदमाशी कर रहे हैं, तो घर में जो सबसे बुजुर्ग होते हैं या जो बड़े होते हैं उनके पास पावर होती है, वो डांट के उनको समझा देते हैं। तो वही काम यहाँ भी होगा। ठीक है, रेगुलेट करने के लिए किसी एक को पावर देनी पड़ेगी, तो वो पावर दी जा रही है बंगाल के गवर्नर को। जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे ना, वो अब बन गए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इसका मतलब क्या कि पहली बार हमें देखने को मिल रहा है सेंट्रलाइज टेंडेंसी, सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। इसका मतलब क्या है, सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी का मतलब है कि जो पावर है, जो शक्तियां हैं, वो एकीकृत की जा रही है। ठीक है, केंद्रीकरण हो रहा है। तो केंद्रीकरण कैसे हो रहा है, तो यहां पे क्या किया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को ज्यादा शक्तियां देके गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास, इनको बना दिया गया सब ऑर्डिनेट। ठीक है, सब ऑर्डिनेट का क्या मतलब है, सब ऑर्डिनेट का मतलब है कि ये इनके अधीन हो गए, मतलब ज्यादा पावर इनको मिल गई। तो दिख रहा है कि एक इंसान को पावर ज्यादा दी जा रही है, तो ये हो गया केंद्रीकरण। दूसरा, अब देखिए आपने क्या किया, केंद्रीकरण कर लिया, सब कर लिया पावर। अब क्या जरूरत पड़ेगा भाई, किसी को रेगुलेट करने के लिए पनिशमेंट भी तो देनी पड़ती है ना, मतलब उसके ऊपर कड़ाई करने के लिए उसको कुछ दंड देना होता है। तो दंड कौन देगा, तो सेकंड बना सुप्रीम कोर्ट इन, ठीक है, उस समय कोलकाता था, आज के टाइम का कलकत्ता है। ठीक है, कोलकाता या कलकत्ता।
यहाँ पे बनाया गया फोर्ट विलियम्स था, उसमें बनाया गया सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इसका काम क्या था? रेगुलेट करना, यानी रेगुलेशन कैसे होगा? किसी को दंड देना। ठीक है, तो इसीलिए आपको देखने को मिलेगा धीरे धीरे आगे चल के दंड प्रक्रिया। ठीक है, दंड संहिता बना बाद में, न्याय संहिता बना बाद में, तो ये सब आपको देखने को मिलेगा। तीसरा इंपॉर्टेंट, अब देखिए, क्योंकि आपने गवर्नर ऑफ जनरल ऑफ बंगाल बनाया तो उसको कुछ एक्स्ट्रा पावर देंगे। एक्स्ट्रा पावर अकेले तो नहीं कंप्लीट कर सकते, तो वो कैसे कंप्लीट होगा? वो कंप्लीट होगा एक ग्रुप के द्वारा, जिसका काम था एग्जीक्यूट करना, यानी जो लॉ बनाना है, वो लॉ बन रहा है, उसको एग्जीक्यूट करना। तो एग्जीक्यूट करने के लिए क्या बनेगा? एक एग्जीक्यूटिव, गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल। एक काउंसिल बनी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल गवर्नर जनरल की। इसमें टोटल मेंबर थे 5, यानी 4+1। ये 4 मेंबर कौन थे? एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, +1 कौन थे? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, अब ये तो समझ में आ गया। लेकिन अभी भी जब तक आप किसी से कोई चीज़ पूछिएगा नहीं कि भैया जो भ्रष्टाचार हो रहा था उसकी मूल जड़ क्या थी? उसकी मूल जड़ थी पैसा। तो ये पैसे का लेन देन कहाँ से होगा? ये पैसे को बचाओ, पैसे का लेखा जोखा, यानी आय व्यय का लेखा जोखा, जो आपको बजट समरी होता है, ये कहाँ से मिलेगा? तो इसके लिए बनाया गया एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। COD, इनका काम था एक एक पैसा जो कि ये लोग कलेक्ट कर रहे हैं, उसका आय व्यय का पूरा लेखा जोखा ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी के हेडक्वार्टर को देना। EIC हेड क्वार्टर को सबमिट करना। ठीक है, रिपोर्ट सबमिट करना कि इतना रुपए मान लेते हैं हमें टैक्स में कलेक्शन हुआ, इतना यहाँ खर्च हुआ, उतना वहाँ खर्च हुआ। उन सब का बजट रिपोर्ट एंड एनुअल समरी इनको सबमिट करना होता था लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी के हेडक्वार्टर में। इन 4 चीज़ों के माध्यम से आपको दिखेगा रेगुलेशन होना, यानी कंट्रोल करना। तो इसीलिए इसका नाम पड़ा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाकी क्लासेस अगले लेक्चर में हम बचे हुए पार्ट्स को कवर करेंगे। आने वाले लेक्चर में हम EIC रूल कंप्लीट करेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल को ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज का आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे डायरेक्टली सवाल कर सकते हैं। जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कांटेक्ट करें। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 7999416881 या 0771406442 पे फ्रॉम 10 AM to 7 PM किसी भी समय आप मुझसे बात कर सकते हैं। और अगर हमारा एड्रेस आपको जानना है तो आप गूगल में सर्च करिए एम सिविल सर्विसेज रायपुर, आपको हमारा एड्रेस मिल जाएगा। और अगर आपको एड्रेस जानना तो हमारा एड्रेस है भगिनी मंडल, रिक्रिएशन रोड, चौबे कॉलोनी, नियर जैन मंदिर, रायपुर, छत्तीसगढ़। ठीक है, तो आप यहाँ आके सर्च कर सकते हैं। आपको अगर आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों, यारों, अपने जानकारों के पास इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जो भी इस परीक्षा की तैयारी करो, चाहे वो PSC की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो UPSC की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो व्यापम की तैयारी करो, अगर उनको कहीं भी मदद मिल सके हमारे ज़रिए तो उन तक पहुंच सके ये मदद। तो और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें ताकि आपको आने वाले अपडेट्स सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।